एकदम खराब चल रहे हैं, 7-8 महीने से बैठने नहीं दे रहे। सुना भैया बहना सुना, सुना भैया बहना सुना, हमारो पुकार जी रोटी के खातिर, आजी रोटी की खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर जी रोटी की खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर जी रोटी की खातिर। सुना भैया बहना सुना, सुना भैया बहना सुना, हमारो पुकार जी रोटी की खातिर, आजी रोटी की खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर जी रोटी की खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर जी रोटी की खातिर। गहुआ में शोषण कैलन, गहुआ में शोषण कैलन, देख साहूकार जी रोटी की खातिर, आजी रोटी की खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर जी रोटी की खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर जी रोटी की खातिर। मानव समाज के सामाजिकरण की प्रक्रिया के साथ साथ अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी विकसित होने लगी। अगर हम सड़क विक्रेताओं के इतिहास पर गौर करें तो 3 मुख्य प्रकार नजर आते हैं। चीजों की अदला बदली, घर तक सेवाएं पहुंचाना और सप्ताह बाजार। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों की जरूरतें बढ़ती गईं और घरों से होता व्यवहार गांव के चौराहों पर आ गया। कोई एक वक्त तय करके गांव के लोग अपनी जरूरत की चीजों की लेन देन करने के लिए एक विशिष्ट जगह पर एक विशिष्ट समय के लिए इकट्ठा होने लगे। चीजों के बदले चीजों की लेन देन में परिवर्तन हुआ और कुछ भी खरीदने के लिए पैसे देने पड़ने लगे, यानी रुपए का पहिया शुरू हुआ। यहीं से हुआ बाजार हाट का जन्म और उसे उस जमाने के सभी राज्यों ने मान्यता भी दी। उस विशिष्ट जगह पर इकट्ठा आए लोगों की मांग पूरी करने के लिए बाजार लगने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बाजार का स्वरूप भी बदलने लगा। सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाजार अब हर रोज लगने लगा। आम लोगों की जरूरत की चीजों की मांग पूरी करने के लिए और अपने उदर निर्वाह के लिए उस बाजार व्यवस्था के साथ एक विशिष्ट समूह का जन्म हुआ। वो है फेरी वाला, सड़क विक्रेता, टोकरी वाला और पटरी वाला। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पूरे देश की 60% आबादी की जीविका खेती पर निर्भर है। लेकिन भारत में आजादी के बाद 80% से ज्यादा ध्यान औद्योगिक विकास पर दिया गया है। परिणाम यह हुआ कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गांव में अकाल तथा बाढ़ की वजह से खेती पर निर्भर लोगों में गिरावट आई। नतीजा यह भी हुआ कि गांव में लोगों को अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया। अपनी पेट की आग बुझाने की आशा से लोग अपने गांव के आसपास बसे शहरों की तरफ दौड़ पड़े। जिनके पास धन, शिक्षा और पहचान थी, वो इन शहरों के उत्पादन, सार्वजनिक और अन्य क्षेत्रों में संगठित श्रमिक की हैसियत से जुड़ गए। जिनके पास ये कुछ भी नहीं था, ऐसे बहुत से लोग अपने उदर निर्वाह के लिए तमाम असंगठित क्षेत्रों से जुड़ गए, जैसे नाका कामगार, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, गृह उद्योगी,
और सड़क विक्रेता। अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है, व्यवसाय का भी प्रॉब्लम है। तो ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है और लोगों के जीवन का भी एक प्रॉब्लम है, और वहाँ रहने के लिए स्वास्थ्य और यातायात का भी प्रॉब्लम है। सब बहुत से प्रश्न उसमें जुड़े हुए हैं। वो सब अर्बन एरियाज में व्यवसाय के लिए या लाइवलीहुड जिसको हम कहते हैं, यानी नौकरी यानी कि वेजेस या सैलरी पर नहीं, लेकिन ऐसा छोटा मोटा कुछ धंधा या व्यवसाय करके यहाँ कुछ ना कुछ कमाई करके वो रह सकते हैं। और रूरल एरियाज में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए ये वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि पुश और पुल फैक्टर दोनों हैं कि अभी जो पुराने ज़माने में अपना जो खेती का व्यवसाय है, कृषि का व्यवसाय है, वो जितने लोगों को सस्टेन कर सकता था, उसमें भी टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से उतने लोग वो कृषि पर आधार रख के अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते हैं। उसमें एब्सॉर्ब जो मैन पावर हो सकता है उसमें कमताई हो रही है। वो लोग तो कहीं ना और दूसरे कोई व्यवसाय में तो एब्सॉर्ब होना पड़ेगा, तो उसके लिए उद्योग हैं और बहुत सी सेवाएं हैं या व्यवसाय हैं, उसमें वो एब्सॉर्ब होंगे तो ही ये उनके खुद के रोजी रोटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हॉकर इसलिए बड़े हैं क्योंकि बम्बई का पॉपुलेशन भी बड़ा है, एक तो ये कारण। दूसरा कारण ऐसा है कि हॉकर्स की जो संख्या है और जो झोपड़पट्टी है, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे झोपड़पट्टी बढ़ेंगी वैसे हॉकर भी बढ़ेंगे एंड वाइस वर्सा। अभी खाने के लिए आए हैं, जो परिवार के लिए आए हैं, और किस लिए आए हैं? परिवार जो के घर पे भी इतना व्यवस्था नहीं है एक परिवार को संभाल सके। ये हॉकर बम्बई में कैसे आते हैं? एक तो मैं इसमें एक तो जो मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको एक दोष दूंगा बहुत बड़ा, क्योंकि मैं देखता हूँ पुराने 50 साल से आप पुराने पिक्चर देखो, जो भी घर से लड़का भागता है पूरी इंडिया में कहीं पर भी, कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक, वो भाग के आ जाता है बम्बई में। और आपको जो सीन हमेशा दिखेगा एक कि वो बॉम्बे सेंट्रल या वीटी या दादर में उतरा है, या पुराने जमाने में वो दिखाते थे कि अपना गोदी में उतर गया है। तो एक बड़ा एक अट्रैक्शन है पुराने जमाने से लोगों को कि बम्बई में एक ऐसा एक इम्प्रेशन है लोगों का कि जो भी बम्बई में आएगा वो भूखा नहीं रहता कभी। घर पे जी की खेत बाड़ी तो है नहीं कि जो परिवार को जो खा पी सके, जो इसलिए वहाँ से छोड़ के यहाँ आया। हमारे मिस्टर जो है कि यूपी के हैं, और यूपी में जो धंधे वाले लोगों को जो है कि ऊंच नीचता का बहुत बड़ा ख्याल रखते हैं। ऊंच नीचता यानी ये हरिजन है, ये फला बिरादरी का है, इसके यहाँ का नहीं खाना चाहिए, फलाने जो ऊंची जात वाले उन्हीं के पास खाइए, इसके घर में पानी नहीं पीना चाहिए। ये सोच करके जो है कि यूपी में धंधा करना तो ऊंचे लोगों का काम है और नीच जाति वालों का तो काम नहीं है। और जय भीम बोलो और काम पर चलो तो ऐसा होने वाला नहीं है। जय भीम बोलेगा बोलते आप अपने घर में रहो, जय भीम का नाम नहीं निकालना, नहीं तो हम तुम्हें चप्पल से मारे। इसलिए हम लोगों को अपने धंधे भी बंद करने पड़े। हम यही बॉम्बे में इसीलिए स्थायिक हो गए। वहाँ पे तो हम लोग का कोई सवाल ही नहीं था कि भूकंप हो गया, ग्रहणग्रस्त है, इधर कुछ होता नहीं ना, इसके लिए मुंबई में आ गया। फेरी वाला जो पेट के लिए धंधा करता है वो 3x3 या 4x4 उतना सीमित जगह पे धंधा करना बनता है। वो पूरा फुटपाथ एक्वायर नहीं करना बनता है। वो पूरा फुटपाथ रास्ता सब जगह उन लोग का ही साम्राज्य हो गया है, वो नहीं होना बनता है। पेट के लिए करने का है ना तो थोड़ा एक टोकरी का धंधा करो। महानगर पालिका जो बम्बई का एक्ट है 1888 का, वो उसमें एक कलम है 314 कलम। वो 314 कलम में महानगर पालिका को अधिकार है कि वो जो अनधिकृत फेरी वाले हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई कर सकता है, माने उनका सामान जब्त कर सकता है, और वो जो सामान है वो फेरी वाला फिर दंड भरने के बाद में उसको छुड़ा सकता है। बीएमसी एक्ट जो बृहन मुंबई बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, वो एक्ट 19वीं सदी का एक्ट है। 1857 के बाद जब ब्रिटिश सत्ता हिंदुस्तान में सर्वंकष हो गई, उस वक्त जब थोड़े बहुत जो कुछ कानून बनाए गए थे जिसके आधार पर एक रूल ऑफ लॉ तैयार करने की कोशिश बनाई गई थी, उसमें से ये एक एक्ट है। ये जो एक्ट है इसमें जो कलम 313 ए है, जिसके आधार से फेरी वालों को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और फेरी वाले लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन
देख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये एप्लीकेशन मंजूर कर सकती है। So I will suggest also Mr. Gupte and City Space also कि अनऑथराइज्ड हॉकिंग जो है रास्ते के ऊपर या अनऑथराइज्ड जो या स्टॉल बनाते हैं, इट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज ए ऑफेंस अंडर महानगर पालिका का जो एक्ट है 511 AAA इज अ सेक्शन, इट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। 283 IPC उसमें भी ऑफेंस है। सो आई विल सजेस्ट टू द सिटी स्पेस एज वेल एज मिस्टर गुप्ते दैट दे कैन प्रिपेयर ए format of a complaint and let all those people who have complained about hawkers, let them file those complaints to the police station. पुलिस स्टेशन के लोग अगर उसके ऊपर अगर एक्ट अगर नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, you can always go to the court and you can tell the court to implement a law which is already existing. क्योंकि ऐसा है, हमारा अनुभव तो ये है कि हॉकर्स के खिलाफ में एक बार एक्शन लेना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फेरे वाले को जो भी कानून है पूरा जुना है, अंग्रेजी के जमाने का कानून, उस कानून में भी बदलाव करना चाहिए। तो कानून अगर बदली नहीं होगा तो वही कानून से अगर फेरी वाले को चलाएगा तो फेरी वाला जिंदा नहीं रहेगा। फेरी वालों को कानूनन सुरक्षा देने के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था होने के बावजूद नगर पालिका उनको विस्थापित करने के लिए हमेशा कानून का ज्यादा सहारा लेती है। 1980 से 1990 के दशक में भारत के सभी शहरों में शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई, लोक संख्या तथा वाहनों में बढ़ोतरी हुई और ये आंकड़ों से स्पष्ट है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या को तथा वाहनों को समाहित करने के लिए शहरों में ठीक तरह से नियोजन नहीं था। शहर के बदलते स्वरूप के साथ फेरी के व्यवसाय और स्वरूप में बदलाव आया। भीड़ वाली जगहों पर फेरी का व्यवसाय होने लगा, जिसके कारण शहरों के यातायात में तकलीफ होने लगी और दूसरी तरफ फुटपाथ पर फेरी वाले बढ़ने की वजह से व्यापारियों के गटों ने महानगर पालिका पर दबाव लाना शुरू किया। इसलिए महानगर पालिका फेरी वालों को उनके मूल काम की जगह से विस्थापित करने लगी, जिसके खिलाफ हॉकर्स धीरे धीरे संगठित होकर अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए विरोध करने लगे। 1983 में एक बॉम्बे हॉकर्स यूनियन का ऐसा संगठन रहा है कि जो बंबई के फेरी वालों की सवालों को लेकर 1,50,000 लोगों की मेंबरशिप को बनाकर उसका पूरा बायोडाटा वगैरह बनाकर वो केस को सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चली लगभग 2-2.5 साल तक और 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। CJ चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिसमें कहा है कि अंग्रेजी में उसकी 2 लाइन है, उसमें कहा है कि हॉकर्स हैव राइट टू डू देयर बिजनेस इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जो हॉकर्स हैं, फेरी वाले हैं, उनका ऐसा कहना था कि उनको ये रास्ते पर ऐसा बिजनेस करने का, हॉकिंग का बिजनेस करने का उनको मूलभूत हक है, फंडामेंटल राइट है टू कैरी ऑन बिजनेस एनीवेयर। लेकिन अगर वो रास्ते पर ऐसा बिजनेस करेंगे तो उसमें जो पादचारी हैं और लोग जो हैं या वो रास्ते के साथ जो जिनके शॉप्स हैं उनके बिजनेस पर या उनके एक्टिविटीज़ पर कुछ निर्बंध आते हैं। इसलिए एक तरफ इनका रोजी रोटी करने का, व्यवसाय करने का हक और दूसरी तरफ वो अगर हक अपना वो उसका इस्तेमाल करें तो इससे जिनको लॉस होता है, ये दोनों का कैसा मिलाप करें, कैसा रिकन्सिलिएशन करें, ये प्रश्न उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के सामने था। तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये हॉकिंग जो करना है उसके लिए हॉकिंग जोन्स बनाए जाएं और वो म्यूनिसिपैलिटी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो उसका सर्वे लेके अलग अलग रास्ते पर या फुटपाथ पर सर्वे लेके वो डिमार्केट करें, निश्चित करें कि कहाँ ये हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसमें
जो कंसर्न जो कॉरपोरेशन की जो बॉडीज जो है, वहाँ का कमिश्नर जो है, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाला कि हॉकिंग जोन, नॉन हॉकिंग जोन किस ढंग से करना चाहिए। मैं जब म्यूनिसिपल कमिश्नर था उस जमाने में, तो हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो विविध पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनके सामने एक सुझाव रखा था, एक स्कीम रखी थी, एक योजना रखी थी कि जिसके मुताबिक इसका रेगुलेशन हो हॉकिंग का, और वो उसमें वो कितनी जगह अपने हॉकिंग के लिए वो व्याप सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें बेच सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उससे कोई आरोग्य का भी धोखा निर्माण हो सकता है, तो इनके बारे में कुछ हमने रूल्स बनाए थे, रेगुलेशंस बनाए थे, और वो रूल्स के बारे में वो हॉकिंग जोन्स में ऐसा बिजनेस वो करें और जगह पर वो वैसा बिजनेस न करें, जिसकी वजह से जहाँ बिजी रोड्स हैं या रेलवे स्टेशन हैं या हॉस्पिटल जैसे सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उनमें जो काम करते हैं या विद्यार्थी हैं या रुग्ण हैं, उनको उससे कोई उनको लॉस नहीं हो। जो भी रास्ते के ऊपर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट या प्राइवेट बिल्डिंग्स रहते हैं, वहाँ के नागरिक बहुत ही जागरूक रहते हैं कि वो इनको आने नहीं देंगे। और ये बात हमको बाद में भी पता चली जब हॉकिंग जोन जो भी एरिया में बने हैं हॉकिंग जोन, वो लोगों ने विरोध किया है। पर ये ऐसे कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज रहते हैं, जिन लोगों की लंबी कंपाउंड वॉल रहती है, या हॉस्पिटल या स्कूल्स जिनकी लंबी कंपाउंड वॉल रहती है, वहाँ अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो है वो ज्यादा अपोज नहीं करते हैं गवर्नमेंट का या महानगर पालिका का या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का रहने से। तो वहाँ पे धीरे धीरे हॉकर्स की संख्या बढ़ती है। एक तो ये कारण, दूसरा कारण ये भी है कि वो एरिया में ज्यादा क्राउड रहता है, गर्दी रहती है, तो हॉकर लोगों को ऐसा लगता है कि उनका धंधा ज्यादा चलता है। इसका बहुत सिंपल ये है कि एक एरिया जो है हॉकिंग एरिया, वो एरिया में हॉकर्स अपना धंधा कर सकते हैं। उसके भी कुछ एक 4-5 आर्ट है उसमें। एक है कि 1 बाय 1 मीटर में उन्होंने बिजनेस करना चाहिए। दूसरा, रात को 10 बजे के बाद में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा उसमें है कि रास्ते के ऊपर कुकिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज का खाना नहीं बना सकते हैं, सिर्फ बनाई हुई चीज बेच सकते हैं। फिर तीसरा है कि उन्होंने डिसिप्लिन रखना चाहिए, आवाज नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरे जो नॉन हॉकिंग जो एरिया है, नॉन हॉकिंग जोन कहीं डिस्क्राइब किया नहीं है, इसीलिए सीधी बात है कि जो हॉकिंग रोड है वो छोड़ के बाकी जितने भी रास्ते हैं वो अपने आप नॉन हॉकिंग जोन हो जाएंगे। जिस जगह से हमको हटाया गया, बीएमसी ने नॉन हॉकिंग जोन बोल के वो जगह से लाइसेंस वाले फेरी वालों को, बिना लाइसेंस वाले फेरी वालों को ये बोल के हटा दिया कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो एरिया नॉन हॉकिंग जोन है वो हमको खाली कराना है। नॉन हॉकिंग जोन के एरिया उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक खाली करा दिए, और जो हॉकिंग जोन इन्होंने बनाए नहीं है। तो जो फेरी वाले हैं वो जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। It's always better to have a hawking zone, different demarcated area. Okay, it reduces the traffic area, traffic jam everywhere. At the same time, yeah, they have settled out here for the past so many years, operating from here for so many years. They are used to this kind of business. Even people out here will find something, you can say, something is missing out here when the hawkers are not there out here. हटाए जाएंगे तो अभी ये सरकार की क्या योजना है हमें इसके बारे में मालूम नहीं, मगर अभी वो करते होंगे तो उनके बारे में उनका कुछ फायदा होगा या उनके कुछ योजना होगी इसलिए करते होंगे। मगर हमारे हिसाब से अगर देखे जाएंगे, हम आम जनता वाले, हम काम करने वाली महिलाएं हैं जो ऑफिस से शाम को छुट्टी है, काम से निकलती है, फिर घर जाना पड़ता है, खाना पकाना है, बच्चों की तरफ ध्यान देना है, उसमें हमारा इतना टाइम जाता है कि ऑफिस से उतरते पहले भाजी खरीदो, फिर बस पकड़ो, फिर दौड़ के घर पे जाओ। इससे समय भी बचता है और ये स्टेशन के नजदीक है तो हमारा फायदा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार इनको हटाने वाली है तो इनके लिए कुछ तो जगह देनी चाहिए जो स्टेशन के नजदीक हो। अगर उनको लंबा भेजेंगे तो हमारा उतना टाइम भी जाएगा और प्रॉब्लम होगा। उनका भी धंधा है, हमारा भी काम है, तो दोनों का आधा आधा फायदा है। तो ये देख के सरकार ने कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। सरकार को बोला ठीक है भाई, बहुत बुरा आदमी हम लोग है, हकार बहुत अन्याय करते, शहर का गंदा करते, बहुत नुकसान करते, हटा दीजिए। हमें 2 लाख को हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं। हमारा लाइवलीहुड, हमारा ब्रेड एंड बटर की बात आपको सोचना नहीं पड़ेगा, मगर आपको सोचने पड़ेगा हमारा जो 1 करोड़ कस्टमर कहाँ भेजेंगे उसको। ये मार्केट हम खुद बनाया, आप नहीं बनाया। 132 तो प्राइवेट मार्केट और 34 कॉर्पोरेशन मार्केट छोड़ के आजादी के बाद कोई नया मार्केट नहीं हुआ है। ये तमाम पब्लिक जो हुआ है, पैदा हुआ है,
इनको हम चलाया, सेवा दिया, हम नया मार्केट बनाया, नेचुरल मार्केट डेवलप हम किया है। कहाँ जाएंगे, कस्टमर को भेजेंगे आप कहाँ पर? सिर्फ 2 लाख होकर की बात नहीं, 1 करोड़ कस्टमर की बात है। दैट इज 1989 में सोदन सिंह की केस 5 बेंच के सामने रखी गई। जब 5 न्यायमूर्ति बैठते हैं एक बेंच में तो उनसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। सोदन सिंह की केस ऐसे प्रमाणित केस थी। ये एक लैंडमार्क था, लैंडमार्क फॉर 2 रीजंस। 1, फेरियोलों का हक ये मूलभूत अधिकार माना गया। दूसरी बात, फेरियोलों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए। रिस्ट्रिक्शंस ये थे कि फेरी वाला कोई भी एक जगह कायम स्वरूपी मांग नहीं सकता। हॉकिंग जोन्स बनाने के लिए उस इस जजमेंट में कोर्ट ने एक सलाह दी थी और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने सेटल किया और वो इशू था कि जिन फेरी वालों को रास्ते से निकाला दिया जाएगा उनको रिहैबिलिटेट करना ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कर्तव्य होगा। हमारे यहाँ बंबई में 1966 से लेकर 2 डेवलपमेंट प्लान बने। हमारे यहाँ डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स बने, फिर भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो सड़क विक्रेताओं या हम जिसे फेरी वाला बोलते हैं, टोकरी वाले बोलते हैं, उनके लिए इस प्लान में, दोनों प्लान में कुछ नहीं किया गया है। मैं समझ सकता हूँ 1966 की बात अलग थी, हमारा पहला डेवलपमेंट प्लान था, लेकिन 1999 में जो प्लान, नया डेवलपमेंट प्लान आया, वो डेवलपमेंट प्लान में कोई ना कोई सुविधा होनी, प्रावधान होना चाहिए था इसके लिए कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसके तहत फेरी वाले का हक माना गया था कि ये राइट ऑफ लाइवलीहुड है, जीवन के अधिकार के लिए उसको सड़क विक्रेता बनना कोई गलत काम नहीं है। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था 1985 में और उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि म्युनिसिपालिटी, जो नगर परिषद या तो दूसरे टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज है, वो इस बात को ध्यान में लेकर कोई नए रूल्स बनाए जिससे इनको रिमूवल न करने के बजाय रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट करे। लेकिन हमारे म्युनिसिपालिटी में 1985 में हमारा पहला डेवलपमेंट प्लान तो खत्म होने का आया था, उसका समय 1966 से 85 तक नया डेवलपमेंट प्लान बनने जा रहा था, विकास आराखड़ा बनने जा रहा था, तो भी ऐसा कुछ नहीं किया गया। हम लोगों ने ये सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि ये जो खिलवाड़ फेरी वालों के साथ किया जा रहा है उसकी जड़ क्या है, उसका मूल क्या है, आपने क्यों नहीं किया? अनऑथराइज्ड जो हॉकर्स है, उन लोगों का जो अस्तित्व है, वो उन लोगों का अस्तित्व अलग अलग लोगों को घुस देते हैं, परंतु ये बोलना गलत है कि सिर्फ महानगर पालिका के लोग घुस लेते हैं। आज फेरी वालों के धंधे को कानून सुरक्षा क्यों नहीं है, एक बहुत बड़ा अहम सवाल अपने ही देश में नहीं सभी देशों में आ रहा है। इस सवाल के 2 पहलू है। एक जो पहलू है वो बहुत सीधा सीधा भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है। जो भ्रष्टाचार पुलिस हो, म्युनिसिपालिटी के अधिकारी हो, राजनेता हो, स्थानिक गुंडागर्दी करने वाले लोग हो, सामाजिक विघटन करने वाली शक्तियां हो, इनको पैसा देकर फेरी वाले अपना धंधा करते हैं, ये सभी को आज मालूम है। आज फेरी वालों को कानूनन सुरक्षा दे देंगे तो यही इनकम, यही आमदनी वहां के स्थानिक सरकारों की ऑफिशियल इनकम में बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन ऐसे कानून बनाने वाले ही लोग ऐसे जो है जिनको आज वो धंधा गैर कानूनी होने का जिनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिला। ठेकेदार जी रोटी की खातिर, आजी रोटी की खातिर, आयरन छोड़ के घर गुरुवार जी रोटी की खातिर, आयरन छोड़ के घर गुरुवार जी।
1980 से 1990 के दशक में प्राथमिक दौर के शहरीकरण की प्रक्रिया से दो गठों में संघर्ष ने जन्म लिया और उदारीकरण के इस दौर में ऐसे संघर्ष की तीव्रता काफी बढ़ी है। डू वी स्टार्ट फ्रॉम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? क्या हम कचरे की बात करें, क्या हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, क्या हम बसेस की बात करें? हमने सोचा कि हम एक ही काम करेंगे, हम फुटपाथ की बात करेंगे। The man who goes to work every day, comes back in the evening, has no time. He has no time to support the authorities. हमारा हजारों में एक साथ एक कमरे में सम्मिलित होना और एग्री करना कि हम सब मिलके अथॉरिटी को प्रेशराइज करेंगे। प्रेशराइज इज नॉट ओनली कि हम 200-500 जने एक जगह में बैठ के बोले रोकरे जी आप हमारे फुटपाथ क्लियर कर दीजिए। इट डजंट मीन दैट। वी कैन डू दैट by going to the organized sector in society. The residents are slightly organized, but the ones who are really organized are the traders, the merchants, the shopkeepers, the restaurateurs. They are also the people who are adversely affected because of encroachment on the very footpath where the shops are. City Space is saying to the traders and merchants, you are doing a service to yourself if you adopt your footpath. You are doing a service to yourself because you will generate more income for your shop. Because अगर आपने आज ये नहीं करा तो कल कोई आपके सामने मिरेकल नहीं होने लगा। I assure you, nothing is going to happen unless we stand up and decide to do something. जो फुटपाथ के ऊपर सब लोग बैठने से हमारे ट्रेडर्स बेचारे बहुत दुखी हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। मैं बीच में रोकड़े सबको कहा रोकड़े जब मेरे साथ भारत पेट्रोलियम में आइए, मैं चेयरमैन से मिलवाता हूँ। अगर कुछ ऐसे चौक है उसको अगर ब्यूटिफिकेशन करना है तो भारत पेट्रोलियम के पास मैं लेके जाता हूँ। उनके पास जाकर अगर ब्यूटिफिकेशन का काम होता है तो उसके लिए मैं सहयोग आपको दूंगा। हॉकर्स के खिलाफ में एक बार एक्शन लेना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अभी मिस्टर मनमोहन ने भी बताया कि अंधेरे में हमारे को एक्शन लेने में हॉकर्स के खिलाफ में 1 या 2 दिन लगे, पर दे अगेन कम बैक। और वापस जब आते हैं तो वहां पे ब्यूटिफिकेशन करना जरूरी है, वहां पे सिक्योरिटी रखना जरूरी है। तो इसका जो खर्चा है उसका खर्चा भी करने के लिए, हालांकि ऐसा हमने महानगर पालिका की तरफ से ऐसा बोलना योग्य नहीं है, पर जब तक सिटीजन और नागरिक, सिटीजन और व्यापारी वहां के इकट्ठा होकर ये सब प्लान नहीं बनाएंगे देन देयर इज नो यूज। वहां पे अगर हम वो झाड़ के लाइन में अगर कुंडिया अगर लगाते हैं, वहां पे अगर झाड़ अगर लगाते हैं, प्लांट्स अगर लगाते हैं तो अच्छा है, ग्रीनरी भी दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा और हॉकर वहां पे फिर वापस भी नहीं आएगा। उसमें दोनों कारण है, हॉकर ने वहां पर वापस नहीं आना चाहिए ये भी कारण है ऑब्वियस, और वो एरिया ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए वो भी कारण है। और तीसरा कारण ये भी है कि हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें एक ऑर्डर में उन्होंने ये भी लिखा था कि जो जो एरिया से आप हॉकर निकालेंगे वो एरिया में हॉकर वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए स्थानिक लोग, स्थानिक एनजीओज और वहां के जो दुकानदार इनकी मदद लेके वो एरिया को ब्यूटिफिकेशन भी करना चाहिए। इसी तरह सौंदर्यीकरण के नाम पर पटना में पिंक ऑपरेशन और दिल्ली में नेबरहुड वॉच प्रोग्राम चलाया गया। आज बीएमसी एक नया पोर्टल लेके सामने आई है। इसके चंद जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जिनकी साठगांठ है, आज ये सारे बंबई का फुटपाथ कुल 2 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट और 1 रुपया बरस के भाड़े के ऊपर ये मल्टीनेशनल कंपनियों को देने को तैयार है। और वो मल्टीनेशनल कंपनी लेके करेगी क्या? वो बोल रही है हम ब्यूटिफिकेशन के लिए ले रहे हैं। वो सर्कुलर जो ब्यूटिफिकेशन के लिए इन लोगों ने निकाला है, वो सर्कुलर खुद कहता है कि ये सर्कुलर इशू करने का हक किसको है ये मालूम नहीं। अगर तो वो चाहते हैं कि वो बंबई में रहें और बंबई की सेवा करें और उससे पैसा कमाएं, तो सिटी स्पेस उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बोलती है कि प्लीज आप जैसे फेरी वाले पहले थे वैसे बन जाएं। आप डोर टू डोर सर्विस के लिए बात करें, आप दुकानों में जाके डिलीवरी की बात करें। जो उच्च मध्यम वर्गीय लोग विरोध करते हैं, इनका जो बाजार है वो है सुपरमार्केट्स। उनका जो बाजार है, जो इस ढंग का एक नजरिया लाना चाहते हैं ये देश में, जहां सुपरमार्केट में हफ्ते में एक बार गाड़ी लेकर जाए, गाड़ी अपनी पार्क करे और सुपरमार्केट से सभी चीजें, खाद्य से लेकर सब्जी से लेकर पीने के सामान से लेकर सभी चीजें सुपरमार्केट से एक बार खरीदी की जाए। ये ढंग की जो अर्थव्यवस्था आज
विकसित देशों में है, ऐसे अर्थव्यवस्था को मानने वाले जो लोग हैं वो लोग आज फेरी वालों का विरोध कर रहे हैं। वायर मैन्यू प्लम्बर ड्राइवर गरीब परिवार है, वायर मैन्यू प्लम्बर ड्राइवर मैकेनिक ऐसी जीविका बस्ती का होनहार है, मैकेनिक ऐसी जीविका बस्ती का होनहार है। चाहे ठेकेदार गुंडा या वो सरकार है, चाहे ठेकेदार गुंडा या वो सरकार है। पास में जिनके बंगला गाड़ी मोटर कार है, पास में जिनके बंगला गाड़ी मोटर कार है। बस्ती वालों के बिना उनकी, बस्ती वालों के बिना उनकी रईसी बेकार की रोटी के खातिर, आधी रोटी के खातिर ऐलन छोड़ के घर दुआर की रोटी के खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर की रोटी के खातिर। सौंदर्यीकरण के नाम पर फेरी वालों को व्यवसाय उपयुक्त जगह से हटाने का अभियान जारी है। इस षड्यंत्र में बड़े व्यापारी, उच्च वर्ग का कुछ हित चाहने वाले और महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों की सांठगांठ है। वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर निजी वाहन व्यवस्था को महत्व देते हुए जहां तहां प्रकल्प आए हैं, वहां से फेरी वालों को विस्थापित होना पड़ रहा है। उन्हें भी जीने के हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जो सरकार 2 महीना पहले इतना चर्चा करके सब कुछ करके ये इतना अच्छा स्कीम बनाया, जो कलकत्ता की 1.5 लाख हॉकर की ये समस्या सिर्फ समाधान नहीं होगा, ये स्कीम, ये मॉडल सारा हिंदुस्तान, सारा दुनिया में जाने सकता है। क्योंकि तुषार तालुकदार पुलिस कमिश्नर जब थे, इस हॉकर के लिए दुनिया में सब जगह शोर घुराए, सब जगह घूमने का बाद ये स्कीम उन्होंने किया था। क्या ऐसा वजह हो गया, क्या ऐसा समस्या आ गया जो सरकार को इस सिद्धांत को परिवर्तन करने पड़ा? अरे इतना भारी सिद्धांत लिया है, जो बाएं बाजू सरकार जिसका हाथ में लाल झंडा है, जो गरीब की बात बोलते थे 2 दिन पहले, जिसका वोट से चुनाव में जीता है, आज उसको उजाड़ने के लिए क्यों हुआ है बात? खबर लेने का बाद हम लोग का सब मालूम हुआ है। असली में इसका पीछे में जो राज है, जो वर्ल्ड बैंक कलकत्ता को मेगा सिटी बनाने के लिए 36,000 करोड़ रुपया देंगे। तब मेरा दिमाग में आया है, अगर 36,000 करोड़ रुपया उसका 10% अगर काटमानी चले जाएंगे तो 3,600 करोड़ रुपया अगर हम लोग तराजू का भीतर में ऊपर तुल के ये 36,000 करोड़ रुपया को एक जगह रखेंगे और कलकत्ता की 1.5 लाख हॉकर को तराजू में एक पल्ला पर रखेंगे, देखेंगे वो भारी पड़ जाएंगे 36,000 करोड़ रुपया। चाहे सीपीएम हो, चाहे बाएं बाजू हो, या चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जो ही होना, ये रुपया की भार इतना है। हर शहर में उसका अलग अलग रूप से सरकार ने काम किया। वो हॉकर्स जो वहाँ दादर स्टेशन के जगह नजदीक वो जो हॉकर्स हैं, उनको वहाँ वो अभी ब्रिज वगैरह होने के बाद, और वो एक मेन रोड है, तुलसी पाइप रोड है, तो वहाँ हॉकिंग करने के लिए हम मना करते हैं। तो जो हॉकर्स वहाँ लाइसेंस थे, उनको उनका पुनर्वसन करने के लिए वो हॉकर्स प्लाजा बनवाया था। मैं वो दादर प्लाजा का एक कहना चाहती हूँ। जब दादर के लिए वो बनाया उन्होंने और हॉकर्स को बोला कि आप अंदर जाइए, तो हॉकर्स ने मना कर दिया। यूनियन लीडर्स ने कहा नहीं अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वो रोड पे और कोई आके बैठ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि वो उन्होंने नेगोशिएट क्यों नहीं किया बीएमसी के साथ? जब आपको लेजिटिमेट बनाया जा रहा है, आप क्यों गैर कानूनी बन के बैठना चाहते हो फुटपाथ पे? ये यूनियन लीडर्स क्यों उनको भड़का रहे हैं कि आप गैर कानूनी फुटपाथ पे ही बैठिए? मनोज जोशी के साथ हमारा, जैसे हम उनको सर बोलते, हमारा 13 मीटिंग इस विषय पे हो गया। 13वां मीटिंग में हमारा फाइनल डिसीजन होगा कि 3,000 फेरी वालों को बिठाने का और शटर मीटर 4x5 विदाउट पैसा। ये सब हमारा इतना हुआ कि हमने उनके साथ
एग्रीमेंट नहीं किया, लिखापढ़ी नहीं हुआ कि मनोज जोशी दादर के, महाराष्ट्र के और दादर के अंदर के पहले मुख्यमंत्री थे और उनका एरिया था, तो सब फ्री वाले का उनके ऊपर मुंह जबानी भरोसा था। भूमि पूजन हुआ, फाउंडेशन का काम चालू हुआ, लेकिन दादर फिरौला कुर्ती समिति को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया। वो बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, बिल्डिंग के अंदर क्या बन रहा है, वो गेट पे जब हम लोग जाते थे तो उधर के सिक्योरिटी गार्ड हमको रोकते थे, क्या भाई क्या काम है, अरे भाई अंदर क्या बन रहा है देखने का है, वो अभी तो तुमको देखने को नहीं मिलेगा और उसके लिए परमिशन लगेगा कमिश्नर का परमिशन लेने को जाएंगे तो वो बोलते थे क्या जरूरत है, आपके स्तर तो है। आज के तारीख में हकर प्लाजा जो बना है उसके ऊपर पूरे दादर फिरौला कुर्ती समिति और दादर के फ्री वाले को फंसाया। अभी उधर जो 4x5 का जगह देंगे, गाला बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, शटर मीटर देंगे, वो तो उधर कुछ है भी नहीं है। मार्केट के अंदर मच्छी वाली जैसे वटले के ऊपर मच्छी बेचती है, वैसा एक पार्टी का जगह बनाया वटला, और वो वटला ऐसा ओपन ही है और वटला बना के उसको ना शटर है ना मीटर है, वो पोजीशन रखा है। और उसके बाद बोलते कि 3000 फेरोले को जगह नहीं है, 900 लोगों को देंगे। उसके अलावा और बोलते कि अभी तुमको 97,500 रुपये भरना पड़ेगा। मतलब जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के वक्त उन्हें जो बोलेले सब जो उनके लफ्ज है उसमें से हमको एक ही नया पैसे का उधर कोई चीज मिला नहीं है। अब खाली पीली फोकट का अन्याय कर रहे जबरदस्ती, और चिल्ला के लोगों को बताया कि हमने प्लाजा कर बनाया, फ्री वाले जाते नहीं। लेकिन अंदर की जो समस्या है वो ना जनता को मालूम है, ना कोई बड़े नेता को मालूम है, ना महाराष्ट्र के रनिंग के मुख्यमंत्री को मालूम है। म्यूनिसिपालिटी के अंदर जो काला बाजार हो चुका है वो उनको छुपाने के लिए हमारे को ऊपर आज अटैक हो रहा है। पुनर्वासन तो निर्वासन एक नहीं है। हमें पुनर्वासन के नाम में आप निर्वासन में भेज देंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो हमके जब चीफ मिनिस्टर ने बुलाया जो शक्ति बाबू आप लोग क्यों ईस्टर्न बाईपास में नहीं गया, क्यों गैलीपी स्ट्रीट में नहीं गया, तो हम बोला आप कितना दुकान दिया था, बोला 1400 दुकान दिया था वहां पर। हमारा दिन भर जहां पर 14 आदमी नहीं जाते, 1400 दुकान को बोने के लिए 1400 आदमी का जरूरत पड़ता है। जहां दिन भर 14 आदमी नहीं जाते वहां 1400 दुकान दिया। तो जब लट के आने पड़ेगा फुटपाथ में तो क्यों हम जाएंगे। वो तो निर्वासन हुआ, पुनर्वासन नहीं हुआ। फेरी वालों को बाधा समझा जा रहा है। उनकी ग्रामीण कृषि विपणन व्यवस्था को और शहरी गरीब की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा जा रहा है, जिसके कारण विभिन्न सामाजिक स्तरों पर आर्थिक दुष्परिणाम हो रहे हैं। हम भाजी पाले का व्यापार करते हैं, फेरी वाला, फुटपाथ वाला और जो भी कोई घूम घूम के बेचता है वो सब लोग हमारे से लेते हैं। 80% अभी कम हो गया है धंधा, क्योंकि अभी ये म्यूनिसिपालिटी वाला अभी फुटपाथ उठा दिया है। सब फुटपाथ पे धंधा करने को देता नहीं, तो वो फुटपाथ उठा दिया, इसलिए इधर वो जो लोग 20-20, 50-50 किलो लेता था वो आज 5-5 किलो माल लेता है। हम एक किसान है, अब खेती का काम करता है। ये हम तरकारी बनाता है, दोड़का बनाता है, भिंडी बनाता है, गवार बनाता है, गांव में बेचता है और भारत में जितना शहर में बाजार में बेचता है। सतारा जाता है, वाई जाता है, पुणे जाता है, अभी बॉम्बे जाता है। शहरों में वो फेरी वाला रहता है ना, वो उधर से उठाता है माल। वो माल नहीं उठाएगा तो कैसे चलेगा। अब दिन पे दिन परिस्थिति डाउन ही हो रही है एकदम। पता नहीं क्यों बॉम्बे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं लोग। तो ठीक है, अगर स्टार्टिंग अगर बॉम्बे से आप फुटपाथ को हटा लेते हैं तो आज हम पे भी ये असर नहीं गिरता, क्योंकि आज अगर फुटपाथ को हटाएंगे तो हमारा ताल्लुक फुटपाथ से बहुत ज्यादा है। क्योंकि फुटपाथ से अगर धंधा होगा तो हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो हमको माल देते हैं, कारीगर हैं। फुटपाथ ही अगर नहीं चलेगा तो हम कहाँ से चलेंगे। इस तरह गारमेंट और लघु गृह उद्योगों पर ही वितरण व्यवस्था निर्भर है। टैक्सी ड्राइवर, फेरी वालों की वजह से ही हमारा धंधा चलता है। आज अगर वो फेरी वाले नहीं होंगे जो यहाँ से माल ले जाते हैं, उनका धंधा अगर नहीं होगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो माल नहीं ले जाएंगे। सब माल नहीं ले जाएंगे, हमारा धंधा नहीं होगा। अभी वो फेरी वालों को उठा दिया, वो जहाँ दिन में 10 ग्राहक आते हैं अभी वो एक भी नहीं आता। फेरी उठने की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। गाड़ी से इसलिए खरीदी करते हैं क्योंकि गाड़ी पे सस्ता पड़ता है, और दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे महंगा मिलता है। म्यूनसिपैलिटी लोगों को कमा के खाने नहीं दे रही है,
उनकी गाड़ी जब्त करती है, वो 5,000 मांगती है, 10,000 मांगती है। क्या करेगा इंसान? पेट भरने के लिए, 4 पैसा कमाने के लिए लोग धंधा करते हैं ना। और आजकल लोग बाग भी बेरोजगार हो रहे हैं, आए दिन इतनी मिलें बंद हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो लोग का पेट भरेगा कैसे? महंगाई तो इतनी कर दी है, नहीं तो उनको बोनस है, नहीं कुछ है, तो कैसा काम चलेगा? एक्चुअली इतनी अच्छी सर्विस ये लोग देते हैं सस्ते में। अभी जो पीपल मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास, तो उनको ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो हायर क्लास है उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये लोग चले जाएंगे तो, लेकिन लोअर क्लास को बहुत फर्क पड़ेगा। सेल्समैन का काम करते हैं। कितना महीने का कितना कमा लेते हैं आप? 2000 आप फिर रास्ते पे क्यों खाते हैं आप? सस्ता पड़ता है, जल्दी होता है, दुकान में काम करते हैं ना, टाइम भी थोड़ा कम है। कलकत्ता के ऊपर देखिए कितना आदमी रास्ते के ऊपर खाता है। तमाम आदमी को खाना देने के हिम्मत ये शहर के रेस्टोरेंट होटल में नहीं है। ये फूड हकार ये सर्विस देता है और इतना चिप में देता है। उस किताब में थे ओनली 5 रुपीज में 1000 विटामिन युक्त तो खाना देता है, कैलोरी खाना। परोठा 1 प्लेट 5 रुपया का प्लेट। और ये होटल में कितने को मिलता है? ये तो यहाँ पर 5 रुपया मिलता है, होटल में क्या मिलेगा? जहाँ दुनिया में कोई शहर में, हिंदुस्तान की कोई शहर में नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा है ये हाइजीनिक है, और सबसे बड़ा है 300 टाइप्स खाना दुनिया की कोई जगह नहीं मिलेगा। ये हमारा बात नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ और उसमें तत्कालीन पुलिस कमिश्नर तुषार तालुकदार उनका भाषण में थे। फेरी वालों की समस्या जो है वो समस्या ये कौन सा माल किन लोगों के लिए बेचते हैं। ये जो माल बेचते हैं वो माल भी अनौपचारिक क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, छोटे पैमाने पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, बस्तियों में जो माल बनता है, जो माल कोई भी फॉर्मल शॉपिंग सेंटर में, कोई भी फॉर्मल शॉप में, औपचारिक कोई दुकानों में बेचने का प्रावधान नहीं है, सुविधा नहीं है, ये माल को मार्केट उपलब्ध करने का जो काम है वो फेरी वालों के माध्यम से होता है। तो फेरी वालों के साथ जो सवाल है वो ऐसे छोटे उत्पादकों का भी सवाल है जो उत्पादकों के उत्पादन मार्केट में, बाजार में लाने का काम फेरी वाला करता है। दूसरे बाजू में फेरी वालों को सवाल ऐसे ग्राहकों का सवाल है जो ग्राहक कम पैसे में, क्योंकि उनकी खुद की आमदनी कम है, कम पैसे में कोई चीजों का उपभोग लेना चाहते हैं, ऐसे ग्राहकों का सवाल है। तो फेरी वालों का अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र समाज के दबे हुए समाज घटकों का अर्थशास्त्र है। आमतौर पर पालिका डंडा चला के पुलिस की मदद से इन लोगों को विस्थापित कर रही है। इस तरह से समाज के किसी भी तबके को विस्थापित करने का हमें अधिकार नहीं है। फेरी का धंधा बेरोजगारी की समस्या से जुड़ा हुआ धंधा है। जब तक देश में बेरोजगारी रहेगी तब तक देश में फेरी का धंधा रहेगा। फेरी वालों का धंधा बंद हो गया तो उसका एक तो पहला सामाजिक परिणाम ये हो सकता है कि इसमें जो युवा काम कर रहे हैं वो अपना पेट भरने के लिए किसी और रास्ते को चुन लेंगे। और मुंबई जैसे शहर में ये रास्ता कौन सा होगा? तो मुझे ऐसे लगता है कि ये रास्ता सिर्फ गुनाहगारी का रास्ता होगा। मुझे फुटपाथ पे जगह नहीं मिलेगी तो मैं भूखे मर जाऊंगा और मैं चोर बन जाऊंगा, ये गलत सोच है। अगर फेरी वालों को उनकी रोजी रोटी नहीं दी गई, परिणाम क्या होगा? परिणाम एक ही होगा, बेरोजगारी, और बेरोजगारी से गुनहगारी की तरफ उनका प्रवास। 1982 की बात है, 1982 बंबई में टेक्सटाइल मिल्स में स्ट्राइक हो गया, 100% था स्ट्राइक। सरकार ने दमन किया, सरकार ने वो स्ट्राइक खत्म करने के लिए जिनको हर कोशिश की, कानून का सहारा लिया, बेकानूनियों का सहारा लिया। उस स्ट्राइक का बहुत ही भयानक सामाजिक परिणाम मुंबई पे हो गया। मुंबई की 1/3 लोक संख्या जो उन मिलों पे पूर्णतया निर्भर थी, वो लोक संख्या का, वो उन लोगों का एक सहारा टूट गया। मिलें बंद हो गई, उन्होंने फेरी वालों का धंधा चालू किया। और इन फेरी वालों का धंधा जब
1985 तक वो जो सेटल हो रहे थे, तब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और उनके ही सनदी अधिकारियों ने, ये ब्यूरोक्रेट्स ने, उनका वो धंधा भी बंद करने की कोशिश कर दी। बहुत सारी बढ़ोतरी हो गई थी फेरी वालों में उस वक्त। बहुत से फेरी वालों को अपना धंधा बंद करना पड़ा। गए कहां वो लोग? वो गए अपने उसी इलाके में जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स तैयार हो गई, उनके साथ वो चले गए। बंबई का इतिहास देखिए, 1982-83 तक मुंबई में जो कुछ भी ऑर्गेनाइज गैंग थे, वो ऑर्गेनाइज गैंग्स ये साउथ मुंबई के थे। 1982-83 के बाद ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड और रिक्रूटिंग ग्राउंड ये साउथ मुंबई से मध्य मुंबई तक आ गए। उसी दौरान, मैं नाम लूंगा, उसी दौरान दाऊद इब्राहिम, अमर नाइक, अरुण गौड़ी, इन ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स का, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स का उदय हो गया। अगर किसी की जिम्मेदारी यह है कि ये बंबई में इस तरह से गुंडों की पैदाइश कैसी हुई, तो उसकी जिम्मेदारी उस वक्त की सरकार, उस वक्त की बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी कमिश्नर और बाकी सनदी लोग थे, सनदी नौकर थे, और महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी, उन सबका इसमें बराबर का हिस्सा है। अगर आप एक हॉकर्स को फुटपाथ में आप जो आदमी बेचारा गरीब बेच रहा, उसको आप हटा रहे हैं, तो उसको खाने का आप बंदोबस्त करा सकते हैं? नहीं आप कर सकते। जब आप किसी को खिला नहीं आप सकते, तो उसको आप पेट में लात भी मार नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको ये वोट देकर जिताता कौन है? यही 80% गरीब जनता है। जब इसके पेट में आप लात मार रहे हैं, तो आप कैसे ही आप उम्मीद रख सकते कि हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल हो? आप क्राइम रेट बोल रहे हैं कि क्राइम रेट हद से ज्यादा बढ़ते आ रहा है, उसके जिम्मेदार आप। नौकरी कहाँ है हिंदुस्तान में? जहां जाओ रिश्वतखोरी सोर्स, उसके बिना नौकरी नहीं। जब एक गरीब के पेट में जब खाना नहीं जब रहेगा ना, तो दिमाग काम नहीं करता आदमी का। तो मजबूरी में आदमी हथियार उठाता है। कोई माइक लाल के पेट से मुजरिम पैदा नहीं होता, उसको वक्त और हालात बनाते हैं। इस दमन और शोषण के खिलाफ आज पूरे भारत के सभी शहरों में संघर्ष जारी है। हमारे यहाँ दिल्ली में इस समय बहुत जोरों से पुलिस वालों का जो है एक बड़ा भाई प्रकोप और एमसीडी वालों का चल रहा है। यहाँ पर लोगों ने बुरी तरह मार तोड़ कर करके और पुलिस वालों ने डंडा लगा के उनको हटा दिया है, बिल्कुल बेघर हैं। यहाँ तक है कि वो लोग परेशान होने के बाद सड़क पर उतर आए हैं और मरने मारने पर तैयार है। हम स्वयं रोजगार है, जो खुद के पैसे से हम धंधा करते हैं, जो वो भी हमको करने को नहीं देते हैं। क्या चाहते हैं क्या सरकार? सरकार को ये हमको पूछना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे? चोरी करेंगे, छिनताई करेंगे? अगर यही सब करेंगे तो हम लोग को बोलेगा जवानी मैंने लाला तुम लोग का जवानी पर, जवानी में तुम लोग को खट के खाना चाहिए, मेहनत करके खाना चाहिए। अगर ये चीज हम लोग फुटपाथ पर खा रहे हैं मेहनत करके, फिर उसके बावजूद भी सरकार हम लोग का पैसा रोज के ले रहा है, तो क्या करें? हम लोग खाएंगे, हम लोग उठाए भी नहीं करेंगे, हम लोग अपनी लड़ते लड़ाई करते हैं। लड़ते हैं, क्या करेंगे आप? लड़ाई करेंगे नहीं। क्या लड़ाई करेंगे? क्या करेंगे? चिल्ला के मारेंगे, हमको मारेगा तो छोड़ देंगे क्या? आपको मारेगा तो क्या करेंगे आप? हम भी मारेंगे। किसको? पुलिस को मारेंगे। 24 तारीख ऑपरेशन सनशाइन क्या था? तब 24 तारीख को मिडनाइट रात 12 बजे 10,000 पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स, पानी की कमान, प्लास्टिक पुली, मवाली, पार्टी कैडर, हाथ में सीएमसी कलकत्ता कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैच पहन के, शोट लेके, मशीन चेम्बर लेके, ये अटैक करके स्टॉल भांग के उस ऑपरेशन सनशाइन बना। ऑपरेशन सनशाइन मैंने सूर्य उठा है और सनसेट, क्योंकि इस एक साल का भीतर में कम से कम 100 हकर को मरने पड़ा है, मर गया। इसमें 20 का ऊपर हकर आत्महत्या किया, सुसाइड कमिटेड सुसाइड। कुछ हकर दवाई खरीद करने नहीं सका था, कुछ भूख में मर गया। आज क्या क्यों हम लोग आज इसको जीता है? क्योंकि जनसाधारण हम लोग का साथ में। ये लड़ाई सिर्फ हमारा लड़ाई नहीं, जहां पर ऑपरेशन सनशाइन हुआ था वहां पर खबर मिला हमको, पुलिस लोग हमको बुलाया, ओसी टीसी लोग जल्दी चले आ सकते, वो बहुत बड़ा गंदोगोल हुआ,
बस आग लग गया। तो हम बोला गंदोगल का बात तो नहीं था। जब हम देखा जो पूरा बस जो भांग चूर कर पड़ा है सब कुछ, तो उसी बोला नहीं हॉकर की कोई दोस्त नहीं है। लड़ाई हॉकर से नहीं हुआ, लड़ाई हुआ ग्राहक से, कस्टमर से लड़ाई हुआ। हमने क्यों? बोले हम लोग बैठने नहीं दिया था, हम लोग बैठने नहीं देते थे। तो कस्टमर लोग बोलना शुरू किया हम लोग यही खरीद करेंगे क्योंकि हमारा मार्केट यही है। अगर अब हम इसको हटा देंगे हम कहा जाएंगे? बड़ा दुकान में हम भेजेंगे, हम यहाँ बड़ा दुकान में भेजेंगे। एक फ्रॉक यह से हम 45 रुपए में खरीद करते, इसको हटा देंगे तो हमको बड़ा दुकान में उसको 125 रुपए लेने पड़ेगा। तो उसमें गंदोगल शुरू के बाद उसका अरेस्ट किया था पुलिस। तमाम पब्लिक गर्म होके रैपिड एक्शन फोर्स को ताड़ा किया मारने के लिए। उस दिन रात में घर में आने के बाद हमारा स्लोगन चेंज हो गया। हमारा दिमाग पर ये सिर्फ हमारा लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तमाम गरीब मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग की लड़ाई है। इसीलिए हम लोग न सिर्फ कलकत्ता के साथ साथ बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, पटना, मद्रास, हैदराबाद, ये तमाम हिंदुस्तान की बड़ा शौर के होकर को इकट्ठा करके इस जगह पर हम लोग जा रहे हैं। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान पूरा होकर के संगठन बनेंगे। नासवी फेरी टोकरे वालों की राष्ट्रीय स्तर पर आवाज है। नासवी एक मंच है। नासवी पूरे देश भर के फेरी टोकरे वालों के कानूनी अधिकार के लिए एक अभियान है। दरअसल यह 22 राज्यों के श्रम संगठन एवं स्वैच्छिक संस्थाओं का एक गठजोड़ है जो कि विभिन्न स्तर पे फेरी टोकरे वालों के कानूनी अधिकार के लिए लड़ रही है। नासवी का गठन सितंबर 98 में हुआ था। नासवी का मुख्य उद्देश्य फेरी टोकरे वालों के लिए एक नीति तैयार करने का है। इसके साथ साथ हम लोग भारत सरकार से भी बात करना चालू किए। शहरी विकास मंत्रालय ने मई में एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसके पश्चात नेशनल लेवल टास्क फोर्स का गठन हुआ। ये टास्क फोर्स फेरी वालों के आजीविका को एक ऑर्डरली वे में कैसे रेगुलेट किया जाए इस पे काम कर रही है। हम लोगों ने दबाव डाला कि शहरी विकास मंत्रालय के सचिव विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे कि जब तक ये गाइडलाइन नहीं तैयार हो जाए तब तक अतिक्रमण हटाने का एविक्शन का प्रक्रिया को रोका जाए। भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने 23 अगस्त 2001 को खुद के सिग्नेचर का एक जो लेटर दिया है, छोटा मोटा कहां पर जो धंधा करने वाला जो है इसको कानूनन मान्यता देना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने लिखित तौर पर देने का काम किया कि महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी वी रंगनाथन ने केंद्र के उस पॉलिसी का, केंद्र के वो आदेश का अवहेलना करने का काम किया। इतना ही नहीं तो उसकी पूरी अनदेखी करने का काम हुआ। पूरे दुनिया में ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं। पोर्तो अलेग्रे जैसा शहर ब्राजील में, जहां फेरी वाले हो, वहां के स्थानिक रहवासी हो, वहां का चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, इकट्ठा कर बात करते हैं कि सभी को इकट्ठा रहने का, जीने का किस ढंग से अधिकार मिले। क्या ढंग का सहकारी की भावना, क्या ढंग की सॉलिडारिटी की भावना, क्या ढंग की एक दूसरे के साथ रहने की भावना होनी चाहिए ताकि सभी लोग वो शहर में स्वाभिमान से जी सके। ऐसे पोर्तो अलेग्रे शहर का हमको उदाहरण मिलता है। आपको मैं उदाहरण देता हूं दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर का। जब वहां रंगभेद की नीति खत्म हुई तो उसके बाद वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बहुत ही बड़ा सा एरिया जिसको वो वारविक जंक्शन कहते हैं उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अडॉप्ट किया और वो बड़ा सा एरिया में हर स्ट्रीट के लिए उन्होंने स्ट्रीट कमेटी का गठन किया और उस एरिया में ही एक प्रोजेक्ट ऑफिस बनाया जिस प्रोजेक्ट ऑफिस में उन्होंने कंसल्टेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया और उस कंसल्टेशन प्रोसेस में जो वहां के फेरी वाले थे, जो वहां के दुकानदार, जो वहां के ट्रेडर्स एसोसिएशन थे, जो वहां के पेडेस्ट्रियन एसोसिएशन थे, सब लोग उस कंसल्टेशन प्रोसेस में आते थे और कंसल्टेशन प्रोसेस के कारण हर स्ट्रीट का उन्होंने समस्या को एक एक करके समाधान किया। मैं नागालैंड गया था, उससे बाजू में जो मणिपुर है वहां पे गया था और उस मणिपुर शहर में मुझे पता चला कि वहां जो हॉकर्स है, वहां जो सड़क विक्रेता है, उनको लाइसेंस दिए गए हैं और वो भी उनमें से 90% सड़क विक्रेता महिलाएं हैं
उन लोगों ने प्लानिंग में ही उनको लिया है, नियोजन में उनको जगह दी है। और मुझे अजीब लगा कि मैंने देखा कि 2,17,000 की आबादी है इम्फाल शहर की। 2,17,000 की आबादी में वहां 6,600 सड़क विक्रेता है, लेकिन उनके जो रूल्स है उसके मुताबिक परमिसिबल जो है, जिनको लाइसेंस दिया जा सकता है, ऐसे उनका मानना है कि 1% ही होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये जानकर कि उनकी जरूरत है, वहां पे 6,600 मतलब 3 गुना सड़क विक्रेताओं को लाइसेंस दिए। जैसे बैंगलोर में हॉकिंग नो हॉकिंग जोन डिक्लेयर किया गया, लाइसेंस का प्रक्रिया चालू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून के तहत जो 6 मूलभूत अधिकार माने गए हैं, जिसमें अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षा का अधिकार, आरोग्य के अधिकार और काम का अधिकार, ये सभी को इकट्ठा मिला के जो कमाई होनी जरूरी है, उसको न्यूनतम वेतन, उसको एक स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देखा जाना चाहिए। आज हम ये देख रहे हैं मूलभूत अधिकारों को रिकॉग्नाइज करना, मूलभूत अधिकारों को पारित करना, इसके अलावा हम मूलभूत अधिकारों का बड़े से बड़े पैमाने पर खंडन होने की प्रक्रिया देख रहे हैं। विकास की ऐसी परिभाषा हम चाहते हैं जो परिभाषा में सभी को स्थान हो, सभी के श्रम को स्थान हो, सभी के श्रम की प्रतिष्ठा हो, सभी के मूलभूत अधिकारों का सम्मान हो। ऐसे विकास की परिभाषा जब हम चाहते हैं तो यह परिभाषा में जो हॉकर्स है, ये हॉकर्स का भी एक अहम स्थान होता है, ये हमको देखना जरूरी है। खुद के पैसे से हम धंधा करते हैं, जो वो भी हमको करने को नहीं देते हैं। क्या चाहते हैं क्या सरकार? पेट के लिए करने का ना, तो थोड़ा एक टोकरी का धंधा करो। पेट भरने के लिए, 4 पैसा कमाने के लिए लोग धंधा करते हैं ना। आप हमारे फुटपाथ क्लियर कर दीजिए। सरकार हमको रोड दिया है कमाने के लिए ना, तुमको सरकार नौकरी दिया, हमको रोड दिया। मुझे फुटपाथ पे जगह नहीं मिलेगी तो मैं भूखे मर जाऊंगा और मैं चोर बन जाऊंगा, ये गलत सोच है। जब एक गरीब के पेट में जब खाना नहीं जब रहेगा ना, तो दिमाग काम नहीं करता आदमी का, तो मजबूरी में आदमी हथियार उठाता है। धंधा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नौकरी अगर मिलेगी तो मैं तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ नौकरी, ऐसी कोई बात नहीं। इससे हमारा लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तमाम गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग की लड़ाई है। उदारीकरण के ऐसे दौर को विडंबना नहीं तो क्या कहा जाए। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ बिना सरकारी मदद के स्वयं रोजगार करने वालों को विस्थापित किया जा रहा है। आखिर वे करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं? फुटपाथ वालों ने भी लगाई आवाज है, शासन राशन अपना आने वाला राज है। आगे आओ भैया बहना, शामिल नवाब है। जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, करो ललकार जी अब फेरी वाले, आजी अब फेरी वाले, ना सहेंगे अत्याचार जी अब फेरी वाले, ना सहेंगे अत्याचार जी अब फेरी वाले। सुना भैया बहना सुना, सुना भैया बहना सुना, हमरो पुकार जी रोटी की खातिर, आजी रोटी की खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर जी रोटी की खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर जी रोटी की खातिर। गहुआ में शोषण कैलन, गहुआ में शोषण कैलन, सेठ साहूकार जी रोटी की खातिर, आजी रोटी की खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर जी रोटी की खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर जी रोटी की खातिर, ऐलन छोड़ के घर दुआर जी रोटी की खातिर, ऐलन